नमस्कार। मैं डॉक्टर अलका निवेदन, सदस्य और आंतरिक सलाहकार हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हैं एक नए विषय के साथ। और जैसे कि आप जानते हैं कि हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट अपनी एक श्रृंखला चला रही है, एम्पावर्ड वुमेन यानी कि सशक्त नारी। उसके अंतर्गत आज हम एक और सशक्त नारी के साथ आपके बीच यहाँ उपस्थित हैं। हमारे साथ आज संवाद करने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म पे श्रीमती रजनी गुप्ता जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पूर्व कि मैं श्रीमती रजनी गुप्ता जी से आपका परिचय कराऊं, बात हम करेंगे साहित्य की। साहित्य, अच्छा साहित्य एक ऐसा विषय है जो कि इंसान को सुसंस्कृत बनाता है और उसके पूरे व्यक्तित्व को सुसज्जित करता है और समाज के समक्ष उसको रखने के जो है कला सिखाता है। आज हम बातचीत साहित्य पे भी करेंगे क्योंकि हमारी आज की जो एक्सपर्ट हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो एक बहुत ही प्रखर वक्ता हैं, एक बहुत ही अच्छी और सदी हुई साहित्यकार हैं और कलम की जो है धनी है। तो आपका हम फिर से स्वागत करेंगे, लेकिन इससे पूर्व बता दूं कि एक साहित्यकार होने के साथ साथ आप बैंक से भी रिटायर्ड हुई हैं। लेकिन साहित्य, जो एक साहित्यकार होता है उसके अंदर साहित्य हमेशा कुलाचे भरता रहता है। तो रजनी जी, एक बार फिर से आपका स्वागत करेंगे और सबसे पहले आपसे पूछेंगे कि आप अपनी जो पृष्ठभूमि है, जो जीवन है, उसके विषय में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। और ये जो सवाल है, जो आपने कहा है कि कुलाचे भरता रहता है, तो दरअसल साहित्य हमारे जो भी लिखने वाले हैं उनकी नस नस में, उनकी सांस में, उनकी जीवन से वैसे ही अविच्छिन्न रूप से जुड़ा रहता है जैसे ऑक्सीजन है। सांस आ रही है और जा रही है। साहित्य हमारे भीतर इसी तरह प्रवाहित रहता है। मुझे याद है कि पहले तो मैं बताऊं कि मैं मूल रूप से चिरगांव की रहने वाली हूँ और राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त के परिवार से मेरे दूर का रिश्ता है। और बचपन में मैंने एक किताबों की दुनिया देखी है। तो जब आंख खोलते ही दद्दा का जो परिवेश था, मैथिलीशरण गुप्त का जो माहौल था, वहां पर हम लोग खेलने जाते थे तो सारे बच्चे खेलते रहते थे और मुझे कमरे में किताबें और पत्रिकाएं मिलती थी। तो मैं कोशिश करती थी कि खेल छोड़ के हम नंदन और चंदा मामा और चंपक और वो सब पढ़ लें। तो उस छोटे कस्बे में, चूंकि किताबें मार्केट में मिलती नहीं थी, चिरगांव बहुत छोटा कस्बा है, अब तो थोड़ा बड़ा भी हो गया, पॉपुलेशन भी अब 1 लाख के ऊपर हो गई, उस समय और छोटा था, आज से 30-40 साल पहले। तो वो परिवेश मुझे मिला है। तो उसने मुझे एक साहित्य की बीज मेरे अंदर थे, उन बीज को थोड़ा थोड़ा मुझे मिट्टी मिल रही थी। और उनके सबसे छोटे भाई थे चारुशीला शरण गुप्त जी। उनके यहाँ प्रेस थी, दद्दा की प्रेस, जहां से दद्दा की किताबें छपती थी। और हम बच्चे, उनके बच्चे नहीं थे, तो हम बच्चे लोग उनके पास जाते थे, वो बहुत प्यार से हम लोगों को बिठाते थे। प्रेस थी और साप्ताहिक हिंदुस्तान और धर्मयुग और सारी पत्रिकाएं, सारी किताबें फैली रहती थी। कक्का कहते थे हम लोगों ने प्यार से। तो जब कक्का के पास जाते थे, चक्की को लांघते हुए पूरा अंदर पार करते हुए जब जाते थे, तो उन्हें वो बच्चा अत्यंत पसंद था जो चुपचाप बैठ के किताबें पढ़ रहा हो। और हम उन्हीं बच्चों में से एक थे कि हम चुपचाप, किताबें मिल जाएं, हमें दुनिया से मतलब नहीं। तब काकी आती थी चिल्लाती हुई अंदर से कि मोड़ी ने कछू नहीं खाओ, बुंदेलखंड की जो भाषा है, बुंदेली। तो वो कक्का कहते थे अच्छा बेटा क्या खाओगी, और वो अपने मन से समोसे कचौड़ी जलेबी मंगा देते थे। और मेरे घर वालों को पता था कहाँ गई होगी, कक्का के यहाँ। तो ये जो परिवेश था, जो जहां से हम साहित्य सूंघ रहे थे, साहित्य के बीजों को जमीन तलाश रहे थे, तो वो तलाश, वो जमीन, वो मुझे मुकम्मल जगह चिरगांव के उस परिवेश में मिला। क्या बात। फिर बच्चे थे हम लोग, मेरे भाई और हम दोनों छोटी छोटी कहानियां लिखते थे, लघु कहानियां। तो खेल खेल में हम लोगों ने तय किया कि दैनिक जागरण में बेचते हैं। उसमें एक कॉलम आता था बाल मंडल। बाल मंडल, जी। तो छोटे ही थे हम लोग, 9th-10th में थे। तो कुछ मैंने एक कहानी लिखी, संघर्ष और ईमान। और उस जमाने में कंप्यूटर टाइपराइटर, हाथ से लिख के 2-3 पन्ने में जो कहानी लिखी, और हम लोगों ने लिफाफे बना के, और कहीं से पता, दो को क्या, सर्वोदय नगर, झांसी, पता नहीं क्या जो पता था, और उसको मैंने लिख के भेज दिया। और इत्तेफाक था या सुखद संयोग था कि अगले ही संडे को कहानी आ गई। वाह वाह। और मेरे सारा, मतलब छोटा कस्बा था, सारे लोगों ने मेरी माँ से कहा कि वो रजनी की कहानी आई है, ये कोई अच्छी बात नहीं है, नाम छपा है अखबार में। तो मेरी माँ ने कहा कोई गलत बात लिखी है क्या, कोई खराब चीज? नहीं नहीं, गलत तो नहीं है, कहानी है, गलत तो नहीं है। और जब हम कक्का के पास गए तो कक्का खुश, अत्यंत खुश, कि बेटा तुम्हारी कहानी छपी है, इधर आओ। तो वो मतलब एक एक विरोधी माहौल में
कि एक तरफ उस कस्बे के छोटी मानसिकता के लोगों को ये लग रहा था कि एक भले घर की लड़कियों का नाम अखबार में क्यों आया, और एक वो माहौल था मैथिलीशरण गुप्त के परिवार ही जनों का, जहां उन्हें कोई रचना छपना बड़ी बात लगती थी। तो मुझे ये तो एहसास हो गया कि लिखना कुछ महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है। तो मतलब आपकी लिखने की शुरुआत वहीं से हुई, वहीं से। और ये आप मतलब सौभाग्य ही है कि आप उस परिवार से आपका ताल्लुक था जहाँ मैथिली शरण गुप्त जैसे राष्ट्र कवि। जी जी जी, आप एक सरकारी बैंक में मुख्य प्रबंधक के पद पे कार्यरत थी। ऐसे में हिंदी साहित्य की सेवा करने की बात कहाँ बैठती है? दरअसल हम मूल रूप से जेएनयू से डॉक्टरेट करके, जेएनयू से ही नेट क्वालिफाई करके मैं प्रवक्ता ही के रूप में चुन ली गई थी पीजी कॉलेज बुलंदशहर में, यूपी हायर एजुकेशन कमीशन के माध्यम से। मेरे हस्बैंड उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन में असिस्टेंट इंजीनियर के तौर पे शक्ति भवन में काम कर रहे थे। जी। उस जमाने में आज से 30-35 साल पहले ये परिकल्पना थोड़ी अजीब सी थी, अटपटी सी थी कि हस्बैंड वाइफ अलग अलग काम करें। तो उन्होंने कहा कि तुम कहीं और अप्लाई करो और छोड़ दो इसको, या इसको पेंडिंग कर दो। तो हमने पत्राचार जारी रखा, और इन बिटवीन बैंक में वो भी इत्तेफाक था कि उन्होंने कहा नींद खुल जाएगी तो चली जाना रिटन टेस्ट बीएसआरबी का। और मैं कहा चल ठीक है, मैंने पीसीएस के चूंकि इंटरव्यू दिया था तो तैयारी मेरी हाई स्टैंडर्ड की थी, तो मैं चली गई और हो गया इंटरव्यू में भी हो गया। उन्होंने इंटरव्यू में ही कह दिया कि हम आपको लेना चाहते हैं, लेकिन आपको लखनऊ, मैंने शर्त रखी थी मुझे लखनऊ चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है हम आपको लखनऊ देंगे। तो ये जो लखनऊ में रहने का जो मेरा था, उस चक्कर में मैंने एक अच्छा खासा प्राध्यापन की नौकरी छोड़ी, जो निर्णय का मुझे बहुत पछतावा रहा, क्योंकि मेरी मूल प्रवृत्ति प्राध्यापन की थी। और अभी हाल में इसी साल मेरी एक आलोचना की किताब भी आई है, कथा में हस्तक्षेप, बोधि प्रकाशन से। तो वो किताब केरल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अरविंद आक्षन जी ने पढ़ी, और उनका कल मैसेज आया कि तुमको तो यूनिवर्सिटी कॉलेज में होना चाहिए, तुमने अपना जीवन बैंक में व्यर्थ गवाया। लेकिन मैं ये नहीं मानती, मुझे लगता है कि बैंक में भी मैंने राजभाषा के कार्यान्वयन में और हिंदी को लागू करने में मैंने वही स्पेशलाइजेशन चुना था, राजभाषा राष्ट्रभाषा वाला। उसमें मैंने अपना काफी अच्छा योगदान दिया, यहाँ तक कि राष्ट्रपति का अवार्ड भी मेरे बैंक को मिला। क्या बात है। और अच्छा किया, मतलब मुझे नौकरी करने का वो नहीं है, थोड़ा डिफरेंट था, साहित्य से अलग था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो बीज का तो वो शुरुआत हो ही चुकी थी। बैंक में आने के पहले ही 98 आने के कुछ समय बाद कहानियां तो पहले से ही लिख रही थी। 98 में मेरा पहला कहानी संग्रह छपा, उसमें भी बैंक का कंट्रीब्यूशन, इस सेंस में कि वो बैंक में किताबें बेचने आया था, बड़ी प्रकाशन वाला प्रतिनिधि। और मैंने उससे कहा कि मुझे कहानी संग्रह, मुझे कुछ भी साहित्य के बारे में तब पता नहीं था। तो उसने कहा आप लिखती है? मैंने कहा हाँ। तो मुझे छपने का वो नहीं पता था, तो मैंने बोला अच्छा आप कुछ कहानियां दे दीजिए और अच्छी लगेगी तो प्रकाशक खुद, जबकि वो बड़ी प्रकाशन प्रतिष्ठित प्रकाशन, और वो कहानियां मेरी ले गया। और 2 महीने बाद वहां से फोन आता है, प्रकाशक खुद फोन करते हैं कि हम आपके संग्रह को छापना चाहते हैं। तो ये एक बड़ी छलांग थी मेरे करियर में। तब मुझे रियलाइज हुआ कि जब यूं ही लिखने से किताब छप सकती है, इसका मतलब मैं मेहनत करके योजनाबद्ध तरीके से साहित्य में कंट्रीब्यूट करूंगी तो मैं कहीं ना कहीं अपना हस्ताक्षर दर्ज करवा सकती हूँ। क्या बात है। फिर मैंने एक कॉन्फिडेंस आया और उसके तहत मैंने अध्ययन किया। और मैंने, चूंकि बैकग्राउंड मेरी थी, नामवर जी मेरे टीचर थे जेएनयू में, एचओडी थे वो मेरे, और मैनेजर पांडे और केदारनाथ सिंह जैसे उच्चतम प्रतिष्ठित हस्ताक्षरों के साथ मैंने जेएनयू में पीएचडी की। बहुत अच्छा परिवेश था, बहुत शानदार लाइब्रेरी थी। पीएचडी और का आपका विषय क्या मेरा था? विषय भी अलग था, साठोत्तरी कथा साहित्य में प्रवासी भारतीयों के जीवन मूल्य, एनआरआई पर काम किया था। और उस समय बड़ा नया काम था। उस समय कुछ 10-15 साहित्यकार बड़ी मुश्किल से जुटा पाए थे हम, जो जर्मनी में, अमेरिका में, जापान में, जहां जहां हमारे हिंदी के साहित्यकार गए और वहां के जीवन पर जो उन्होंने उपन्यास लिखे। इंग्लैंड में लिखा महेंद्र भल्ला ने, उषा प्रेमवदा ने अमेरिका पे लिखा, मीनाक्षी पुरी ने जर्मनी में लिखा। तो जो साहित्यकार वहां गए, निर्मल वर्मा ने पेरिस और चेकोस्लोवाकिया पे, तो उनका जो लेखन था उसमें प्रवासी भारतीयों का जीवन था। तो प्रवासी भारतीय वहां कैसा फील कर रहे हैं, क्या वो खुश हैं, क्या वो इंडिया लौटना चाहते हैं, तो वो सारी समस्याएं मेरी पीएचडी का वो था। और गंगा शोध जो एक केंद्र होता है, वहां पर दर्ज है मेरा पीएचडी बाकायदा अच्छे से। और मेरे शोध जो छात्र हैं जो मेरे ऊपर पीएचडी कर रहे हैं, तो वो सारी जानकारियां मुझे देते रहते हैं, मुझे खुद नहीं पता है क्योंकि मैं एकेडमिक से हट गई थी। तो वो जहां जहां मेरी चीजें गई हैं, जैसे केरल कर्नाटका यूनिवर्सिटी के बीए के पाठ्यक्रम में मेरा एक चैप्टर है डायरी विधा, जो कि बड़े बड़े साहित्यकार और प्रेमचंद और निर्मल वर्मा, काफी उच्च कोटि के साहित्यकारों के बीच में मेरा भी एक चैप्टर है। क्या बात है। तो चीजें
अपने तरीके से बढ़ती जाती हैं, चलती जाती हैं और हम अपना काम करते करते रहते हैं। दर्शकों, आज हमारे साथ हैं बहुत ही सुप्रसिद्ध साहित्यकार रजनी जी, हमारे बीच में रजनी गुप्ता जी हैं। और बता दूं कि इनका बहुत बड़ा कहानी संग्रह है, इन्होंने ढेरों कहानियां लिखी हैं और साहित्य के अलग अलग जो पक्ष होते हैं उसमें उपन्यास भी है, उपन्यास है, कहानी संग्रह है, कहानी संग्रह, समीक्षाएं है, समीक्षाएं हैं। डायरियंस है। तो मतलब आप ये समझ लीजिए कि साहित्य के विभिन्न पक्षों को आपने स्पर्श ही नहीं किया, बल्कि वहां पर जाके आपने उसको एक्सेल किया है। और इसी के चलते मैं बता दूं कि बहुत सारे जो आज शोध विद्यार्थी हैं रजनी जी के साहित्य पे, रजनी जी के जो उनका लेखन विधा है उस पे शोध कार्य भी कर रहे हैं। हम सबके लिए बहुत ही एक गर्व का विषय है कि आप आज हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के प्लेटफॉर्म पे हमारे बीच आई। जब कहानियों की बात आती है रजनी जी, तो आपको अपनी लिखी हुई कौन सी कहानी बहुत पसंद है? दरअसल मुझे युवाओं का जीवन बहुत आकर्षित करता है और चूंकि वो बदल रहा है, मेरी पीढ़ी और इस पीढ़ी में जमीन आसमान का फर्क है जी। और मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है उनकी समस्याएं, उनकी चुनौतियां, उनकी जटिलताएं, रिश्तों की जटिलताएं। तो मेरी एक कहानी है जो मेरी एक लंबी कहानी थी, ए आम रास्ता नहीं। तो वो कहानी राजनीति में एक लड़की आती है और किस तरह से वो फंसती चली जाती है। बाद में वो कहानी लंबी होती चली गई और वो लघु उपन्यास बन गया, जिस पर मुझे उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा अमृतलाल नागर अवार्ड भी मिला। क्या बात है। तो वो उपन्यास, वो मतलब कहानी मुझे बहुत पसंद थी। इसी तरह मैं, होता क्या है, एक चांस की बात बताएं कि जो कहानियां मुझे अत्यंत प्रिय हैं वो कहानियां पाठकों को भी प्रिय हुई हैं। वो पाठकों का फोन आता है कि अभी मेरी हाल में हंस में कहानी आई थी, कतरन है, नवीनतम इसी साल की हंस में आई थी। तो वो जब जैसी कहानी फरवरी अंक में आई 2024 में, तो उसके इतने फोन आए और कुछ महिलाओं ने तो रोते रोते कहा कि मैडम आपने जो कहानी लिखी आपने पहले क्यों नहीं लिखी। मैंने कहा क्या हुआ? बोली मैंने तो नौकरी छोड़ दी और आपकी कहानी को पढ़ के लग रहा है कि नौकरी नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं तो अपनी लड़की के पास जा रही थी और जो अनुभव आपने पुत्री और माँ के बीच के बदलते रिश्तों पर कहानी थी, मैं तो वही झेल रही हूँ, रोज वही हो रहा है मेरे घर में और मुझे तो लग रहा है कि मुझे नहीं छोड़ना चाहिए। और वो बाकायदा फोन पे रो रही थी। तो जब कोई कहानी जीवन से इतना कनेक्ट करती है कि पाठक को लगता है कि मेरी भी कहानी है, यही है। और बड़ा साहित्यिक हस्ताक्षर है भाग्यम शर्मा जो तमिलनाडु की हैं, उनका फोन आया कि मैं आपको लिख नहीं सकती क्योंकि मैं बेटी के साथ रहती हूँ, बेटी के पास रहती हूँ। तो जो कहानी इस तरह से कनेक्ट करती है, उस कहानी के बारे में चंडीगढ़ से फोन आया कि आप इसको उपन्यास के रूप में बदलिए, हम विस्तार चाहते हैं इस कहानी को। जी। तो जो कहानियां जीवन से जुड़ी होती हैं, मैं कहानियां वहीं से उठाती हूँ, क्योंकि मुझे केवल कल्पना में गढ़ी हुई कहानियां नकली लगती हैं, फेक लगती हैं, यथार्थ नहीं लगती। कल्पनाएं हों लेकिन जमीन यथार्थ की ना छूटे। जी। रजनी जी, एक सवाल ये कि जिस तरह से आज ये मोबाइल और व्हाट्सएप फेसबुक का जो जमाना चला आ रहा है, इसमें ना इंग्लिश है ना हिंदी है, इसमें एक नई धारा निकली है, इंग्लिश है। तो हमारे युवाओं का जो है बहुत उच्चारण भी खराब है। और यहाँ तक कि जैसे एक शिक्षिका होने के नाते जब मैं कॉपी भी जांचती हूँ तो उसमें भी वो वही व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में हिंदी साहित्य को जीवित पाना कितनी बड़ी चुनौती आपके लिए है? बहुत बड़ी चुनौती है। और जो नई वाली हिंदी करके कुछ लेखक हुए हैं, 10-15 लेखक हैं, मैंने एक चैप्टर भी लिखा है अभी समीक्षा किताब में जी। तो वो वैसे ही हिंदी को बढ़ावा दे रहे हैं। दिव्य प्रकाश दुबे हैं या जो भगवंत अनमोल हैं, 4-5 लेखक हैं जो जो बोल रहे हैं वैसी वाली हिंदी लिख रहे हैं वो। ठीक है, दो धाराएं, समानांतर धाराएं चलें, लेकिन उस धारा की जो जड़ें हैं ना वो तो ना छूटे। हाँ, वो तो हिंदी की है। जी। तो आप जड़ों को छोड़ के इधर उधर जब भागेंगे ना तो आपको लौट के जड़ों के पास, क्योंकि वो उसकी ताकत जड़ों से है। जी। किसी भी जो वृक्ष बड़ा होता है वो अपनी सामर्थ्य, अपना जल, अन्न जल उस जड़ से लेता है। जी। तो आपको भाषा की तमीज, भाषा को बरतने का तरीका, सलीका सीखना पड़ेगा और सबसे अच्छा तरीका है बचपन। तो हिंदी भाषा के जो शिक्षक हैं आज की तारीख में वो खुद अधकचरे हैं। पीएचडी भी इतनी खराब तरीके से हो रही है, एमफिल करके जो बच्चे लाते हैं मेरे पास, जो हम देखते हैं तो उनके पास साहित्य के विद्यार्थी हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय में एमफिल कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं, पर उनके पास भाषा नहीं है। जी जी। वो अध्ययन से आती है और लोग अध्ययन ना करके मोबाइल में 2-2, 4-4, 6-6, 8-8 घंटे जो दे रहे हैं, तो अध्ययनशीलता पर असर, दुष्प्रभाव पड़ा है। मैं इससे इनकार नहीं करती और लेकिन इस पे भी मुझे भरोसा है, जो चैलेंज की बात है मुझे इस पे भरोसा है
कि लिखे हुए शब्दों की गरिमा कभी कम नहीं होती, कभी कम बिल्कुल। नहीं होगी, हम्म, क्योंकि लिखे हुए शब्द और छपे हुए शब्दों को जब हम पढ़ते हैं किसी भी किताब में, उसका दीर्घकालिक असर पड़ता है। इतने सालों से मोबाइल चल रहे हैं, 10 साल तो हो ही गए होंगे, 10-15 साल डिजिटल दुनिया में आए हुए, तो किताबें तो छप रही हैं, बल्कि लेखक बड़े हैं और किताबों का मार्केट लाखों करोड़ों में गया है। जी, प्रकाशकों के पास मोटी मोटी कहना चाहिए कि गाड़ियां और मोटे पैसा काफी गया है, तो गाड़ियां और बंगले उनके बड़े से बड़े होते बन जा गए रहे हैं जी। हैं और नए नए प्रकाशक हो रहे हैं, नए लेखक हो रहे हैं। हाँ, वो ये है कि लेखक को उसका देय नहीं मिलता, या वो 10% कह के वो कमाते होंगे 80%, तो लेखक को जो जेन्यून मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। एक अलग कहानी है, क्योंकि किताब का सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन आ जाता है और लेखक को वो सेकंड एडिशन या फर्स्ट एडिशन ही दिखाते हैं। ये सारी चीजें पारदर्शी नहीं है। प्रकाशक और लेखक की दुनिया थोड़ी अलग अलग है, लेकिन किताबें छप रही हैं, नए लेखक लगातार लिख रहे हैं, पत्रिकाएं सभी जिंदा हैं। तो ऐसा नहीं है कि पत्रिकाओं का कोई भविष्य खराब मुझे नहीं लगता। साहित्य में 98 में मेरा पहला संग्रह आया था और आज 2024 में हम बात कर रहे हैं। जी जी, तो 24 साल ये और 2 साल वो, तो 26 साल की काफी सुदीर्घ यात्रा मेरी है। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि मुद्रित शब्द अपना अलग आकर्षण रखते हैं। बिल्कुल। वो लेखक की संजीवनी है। जी जी, अपने लिखे हुए को छपे हुए रूप में देखना किसी भी लेखक को ऊर्जस्वित करता है, ताजगी देता है, वो बहुत जरूरी है। अच्छा, एक लेखक की क्या वो होती है, मतलब ये गॉड गिफ्ट होता है, ईश्वर प्रदत्त है, या कोई भी व्यक्ति लेखक बन सकता है? विचारशील होना तो खैर बहुत अच्छा है, जरूरी है, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि क्या गुण होने चाहिए एक अच्छे लेखक बनने के लिए? सबसे पहले संवेदनशील होना, बहुत संवेदनशील होना, और जो गॉड गिफ्टेड ही होता है। संवेदनशीलता ईश्वर द्वारा दी गया सब सर्वोत्तम उपहार है। जी, सहृदय होना और उदार होना। सहृदयता और उदारता के बिना आप लेखक, आप इंसान ही अच्छा नहीं नहीं बन बन सकते। सकते, बिल्कुल। इंसान अच्छा बनना, मनुष्य अच्छा बनना सबसे जरूरी है। और जो दूसरी कैटेगरी जो आपने बताई लेखक की, जी। क्या लेखक, देखो आज की तारीख में मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं, कोई संकोच नहीं कि बहुत सारे ऐसे लेखक हैं, 100-150 तो होंगे ही कम से कम, जो हिंदी बोलते हैं, समझते हैं और लिखते हैं। इतना ही उनके लिए पर्याप्त होता है लेखक बनने के लिए। जी, इतना उनसे पूछो कि क्या आपने अज्ञे को, प्रेमचंद को, जैनेन्द्र को पढ़ा है? किसी ने कुछ नहीं पढ़ा है। और केवल उन्हें हिंदी बोलना आता है, लिखना आता है। उस आधार पे वो दर्जनों कवि होंगे, दर्जनों कहानीकार होंगे, लेकिन जिनको हिंदी में कोई अच्छी पहचान नहीं है, और वो पहचान के संकट से जूझ भी रहे हैं, और जो पहचाने जा चुके हैं उनके प्रति उनकी धारणाएं भी पूर्वाग्रह से ग्रसित है। तो आपको अगर इस दुनिया में आना है तो एक मोटा मोटा याद रखिए, बोरा भर पढ़िए और पौआ भर लिखिए। जी, बिल्कुल। ये हम जानना चाहेंगे कि क्या कोई ऐसा आपके साथ अनुभव हुआ हो जिसे आप हमसे साझा करना चाहें कि जब पाठकों की प्रतिक्रिया ने आपके कार्य को एक महत्वपूर्ण रूप दिया हो? हाँ, एक कहानी थी मेरी, अब वो पत्रिका इंडिया टुडे में हिंदी की कहानी आती थी जी, और इंडिया टुडे का चूंकि वो वाइड स्प्रेड वो था, तो उस कहानी में फोटो भी छपती थी मेरी, लेखकों की फोटो छपती है जी, तो वो कहानी ऐसी कहानी थी कि लेखिका से मिलने उसके कॉलेज में उसका प्रशंसक जाता है और वो पहचानते नहीं है दोनों एक दूसरे को। तो जब वो कहानी छपी तो लोगों को लगा कि ये मेरी कहानी है। तो उसके जो फोन या जो लेटर या जो भी आए उस समय, तो ये मुझे समझाने में बहुत मेहनत लगी कि ये मेरी कहानी नहीं है, लेकिन ये कहानी ऐसा होता है। और बहुत पहले एक छोटी सी इंसिडेंट मुझे याद आई कि जब मैं जेएनयू में थी और कादम्बिनी में मेरी एक छोटी कविता छपी थी। तो चूंकि उसमें 350 झेलम हॉस्टल जेएनयू लिखा हुआ था मेरा पूरा पता, तो कोई मुझसे मिलने चला आया और मेरी फ्रेंड इंदु निकल रही थी, तो हम दोनों निकल रहे थे। तो उसने मेरा, चौकीदार ने बुलाया, रूम नंबर इतना करके हम दोनों आ रहे थे। तो मैंने कहा पता नहीं कौन है, देखे कौन आया है। तो वो बंदा, जब इंदु आगे थी मेरी फ्रेंड, तो उससे पूछा कि, तो बोले कि क्या आप ही हो रजनी गुप्त, जबकि फोटो भी अखबार में उसमें कादम्बरी में छपी होगी। तो ये अजीब सा वाकया था कि कोई प्रशंसक मिलने चला आया। क्या बात तो है। वो एक मेरे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड था कि ऐसा भी हो सकता है। तो कहानी बाकायदा प्रशंसक आता है और मिलता है और पूरी कहानी बनती है। तो ये कहानी उसी पर बेस्ड थी। तो वो लोगों को ये लगा कि ये मेरी निजी कहानी है, वो जी।
कहानी, और देखो यथा कल्पना होती है एक बिजली की चमक जैसी, जैसे आसमान में बिजली चमक रही है, और लेखन होती है मिट्टी, जमीन। हम्म, जब आप जमीन पे पैर रखते हैं तो कम से कम उजाले के लिए, अंधेरा होता है आपका दुख, दर्द, तकलीफ, और जो भी सच्चा लेखक होगा वो दर्द से जरूर गुजरा, तकलीफ उसके इंटीग्रल पार्ट है। जो भी असंगत हो रहा है, गलत हो रहा है, वो सच्चाई का साथ देता है, अंदर से कुलबुलाहट होती है सच के साथ खड़ा होने की। ईमानदारी, सच्चाई लेखक की बड़ी पूंजी होती है। तो चूंकि वो जूझ रहा होता है, आसपास की दुनिया उतनी सुंदर होती नहीं है जी, तो वो जूझता है, संघर्ष करता है, और वो अपने मन मुताबिक काम नहीं कर पाता है। तो इन स्थितियों में जो जटिल हो रहे रिश्ते हैं, जो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, पितृसत्तात्मक व्यवस्था की जो निर्मितियां हैं, जी, एकाधिकार है, प्रभुत्व है, वर्चस्व है, हर स्त्री उससे जूझती है, जाहिर सी बात है मैं भी जूझी हूँ। तो उनके तले जो गैर बराबरी का जो एक तकलीफ है, गैर बराबरी की, वो भी मेरे लेखन में निरंतर रही है, जी, और वो आज भी है। जी। दर्शकों, हम बात कर रहे हैं बहुत ही सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर रजनी गुप्त जी से, और हम ये बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन आइए थोड़ी सी बातें साझा कर लें कि हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट किस प्रकार से समाज के सभी वर्गों से जुड़ा है और कैसे अपना योगदान दे रहा है। हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना वर्ष 2012 को जनहित और जन कल्याण हेतु की गई थी, और अपने स्थापना वर्ष से लेकर आज वर्तमान तक 12 वर्षों के समय में हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट ने उत्तर प्रदेश में जन कल्याणकारी संस्था के रूप में प्रतिष्ठा अर्जित की है। ट्रस्ट अपने साधनों से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक, सांस्कृतिक और सामाजिक उन्नयन की दिशा में लगातार गतिशील है। हमारे भारतवर्ष के माननीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास को ध्येय मानते हुए गरीब और असहायों की मदद हेतु ट्रस्ट निरंतर वस्त्र वितरण, अन्न वितरण, रक्तदान, बाल गोपाल योजना, शिक्षा योजना, जनहित के जागरूकता अभियान, सम्मान समारोह और अन्य लाभकारी योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है। विश्वव्यापी कोरोना महामारी, जबकि हमारा पूरा विश्व कोविड-19 की चपेट में आ गया था, उस समय भी ट्रस्ट ने अपने साधनों से कोरोना वॉरियर्स की मदद से निराश्रित और जरूरतमंद लोगों की सहायता की, मास्क वितरित करके, दवाइयां वितरित करके, भोजन वितरित करके और अन्य बचाव सामग्री वितरित करके। पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित रखने हेतु समय समय पर ट्रस्ट द्वारा वृक्षारोपण कराया जाता है, सफाई अभियान कराई जाती है और जागरूकता कार्यक्रम विभिन्न विद्यालयों, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालय में भी कराए जाते हैं। हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा साहित्य और साहित्यकारों के प्रोत्साहन के लिए अध्यात्म एवं संस्कृति के संवर्धन और उत्थान के दृष्टिगत जनहित में कई पुस्तकों का भी प्रकाशन किया गया है, जिनमें से कुछ के नाम मैं आपसे जरूर साझा करूंगी। कॉफी टेबल बुक, गीतों के दरवेश गोपाल दास नीरज, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAA संक्षिप्त परिचर्चा, इंडिया अवेक CAA NRC, उर्दू शायरी में गीता, कॉम्बैटिंग टीबी प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद, अनवर जलालपुरी साहब की मोहब्बत के सफीर हिंदी और उर्दू दोनों ही भाषा में, और भगवत गीता, गर्ल, मरियम जैसी तमाम पुस्तकें हैं। हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट लखनऊ उत्तर प्रदेश में वृद्धाश्रम, अनाथालय, भगवत गीता सेंटर, हेल्प यू एकेडमी ऑफ स्पिरिचुअल म्यूजिक और अन्य जनहित की परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अनवरत प्रयत्नशील है। हम जीवन के सभी क्षेत्रों में लोगों की मदद कर रहे हैं। ट्रस्ट की समस्त गतिविधियां, जन कल्याण के कार्यक्रमों का संपूर्ण ब्यौरा ट्रस्ट की वेबसाइट www.helpyoutrust.org तथा सोशल मीडिया में फेसबुक, ट्विटर, टम्बलर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और यूट्यूब पे आपके अवलोकनार्थ और प्रमाण के लिए उपलब्ध है। आप यदि समाज सेवा से जुड़ना चाहते हैं और समाज सेवा में अपना योगदान करना चाहते हैं तो आप हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ सकते हैं और ट्रस्ट को अपना बहुमूल्य सहयोग प्रदान कर सकते हैं। हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से समाज सेवा कर सकते हैं। यह आवश्यक नहीं कि आप ट्रस्ट को किसी आर्थिक तरह से सहायता करें, आप उसके साथ जुड़कर उनकी विभिन्न गतिविधियों में अपना सहयोग दे सकते हैं। तो फिर हम एक बार संवाद कार्यक्रम के तहत एम्पावर्ड वुमेन में
फिर से हम रुख करेंगे डॉक्टर रजनी गुप्ता जी की ओर और हम ये जानेंगे रजनी जी कि वर्तमान में आप क्या काम कर रही हैं। इस समय एक उपन्यास जो काम कर रहे हैं उस पे एक तरह से पहला ड्राफ्ट पूरा हो गया है, जो मैंने आपको बताया था कतरने, उसको थोड़ा सा और सेकंड ड्राफ्ट करके उसको टाइपिंग में लेंगे। एक मेरी योजना है, बड़ी योजना है कि बनारस में और प्रयागराज में कुछ ऐसे जो शमशान घाट हैं जहाँ पर महिलाएं अंतिम संस्कार करती हैं, हैं जी। तो उनके जीवन के बारे में, उनकी जो अनुभव यात्रा है वो एक कठिन दौर से गुजरी है, तो उस पर मुझे एक उपन्यास मेरे दिमाग में चल रहा है और उसके लिए मुझे फील्ड वर्क करना पड़ेगा जी। तो थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि कुछ 6 महीने साल भर के बीच में मौका निकालें और हम उनसे मिलें, तो उनके बारे में एक लंबा उपन्यास, ताकि ये पता चले कि हमारी जो आधी दुनिया है, जो स्त्री सशक्तिकरण के रूप में हम जगह जगह देखते हैं, वो कहाँ कहाँ किन किन अलक्षित कोनों में भी सक्रियता से प्रभावी ढंग से काम कर रही है। जबकि आज भी उसको माना जाता, निषेध माना जाता है महिलाएं हाँ, अंतिम और संस्कार वो करती हैं। अंतिम संस्कार करती हैं जी। वो जो भी काम जो पुरुषों का काम है, वो इलाहाबाद में तो कोई बुआ जी के नाम से थी, अब वो है कि नहीं पता, बल्कि उनके बच्चे वगैरह सब आईएएस वगैरह निकल गए, वो बच्चे मना करते थे कि अब आप अम्मा ये काम ना करो, पर वो उनका रोजी अच्छा लगता होगा, जो भी उनको उसे संतोष मिलता हो। जी जी। तो वो मेरे एक और परिचित मित्र है नीतू, जो मेरी जो राइटर है, उसके पति मुकुल जी हैं, उन्होंने कहा है कि मैं मिला हूँ बुआ जी से और वो इस तरह का काम करती हैं, तो उनसे भी मुझे मिलना है। तो थोड़ा सा एक नए क्षेत्रों, मैं चाहती हूँ कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर अनदेखे छुपे हुए कोने हैं उनको भी हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कि वहां पर महिलाएं कितनी सफल रही हैं, कितनी संघर्ष से निकली हैं। जी। तो ये कुछ चैलेंजिंग काम है जीवन के, जिनको हम जैसे आपका ये हेल्प यू है, और इस तरह की चीजें जो समाज में जहाँ हो रही हैं, जहाँ सार्थक महत्वपूर्ण काम हो रहे हैं, उनसे जुड़ के जीवन को एक दिशा देना, ये मेरा डिजायर है, मेरी इच्छा है, मेरी ख्वाहिश है कि इस तरह की संस्थाओं से जुड़ के कुछ नया इनोवेटिव आइडिया जो मेरे अंदर है वो महिलाओं में, बच्चों में बांटूं, ज्ञान जो अनुभव से अर्जित होता है। जी जी। तो ये एक अच्छा काम ये ट्रस्ट कर रहा है। आपने इतनी कहानी संग्रह लिखी, उपन्यास लिखी, आप उनमें से कुछ एक नाम हमारे दर्शकों को बताएं जो आपके दिल के बहुत करीब है। मेरा वो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ए आम रास्ता नहीं, मेरा एक लघु उपन्यास है बाड़ी प्रकाशन से, और एक उपन्यास है कितने कटघरे, जो भारतीय जेलों में महिला कैदी हैं, जो जिनमें से कई सारी बेगुनाह हैं, जो पतियों का जुर्म अपने ऊपर ले लेती हैं, बाद में कोई उनकी सुध ही लेने भी नहीं आता। तो ये एक मैंने काफी मेहनत से उपन्यास लिखा था, जिसमें मुझे महादेवी वर्मा अवार्ड मिला था हिंदी संस्थान से, और तो वो एक महत्वपूर्ण उपन्यास है कितने कटघरे। वैसे मेरे 10 उपन्यास और 9 कहानी संग्रह छपे हैं। क्या बात। हाँ, और 3-4 किताबें समीक्षाओं की छपी हैं जी। और मेरी अभी 2 उपन्यास प्रेस में हैं। तो मैं जब लेखन की दुनिया में आना चाहती थी, तो मेरा पहला टारगेट था कि कम से कम 1 दर्जन उपन्यास होना चाहिए। प्रेमचंद या शरद चंद्र या जो भी बड़े महत्वपूर्ण साहित्यकार रहे, तो उनके पास दर्जनों उपन्यास थे, तो मिनिमम 1 दर्जन उपन्यास, तो वो उम्मीद है कि पूरा होगा मेरा लक्ष्य। जी जी। तो नए इस तरह के जो विचार हैं उस पर मैं काम हमेशा देखती हूँ कि कोई ऐसा, जैसे महिला कैदियों पर था, ये मेरा नया काम था। भारतीय राजनीति में महिलाओं पर जो उपन्यास था, ए आम रास्ता नहीं, ये हिंदी में पहला उपन्यास है। और नए समय का कोरस युवाओं पर था, और वैसे युवाओं पर था, वो भी बाड़ी प्रकाशन से छपा है, कि जो इंजीनियरिंग करके या एमबीए करके आईटी फील्ड में है, लेकिन वो खुश नहीं है। कैरियर, महत्वाकांक्षा, रिश्तों, तीनों की चक्की में पिस रहे हैं। महत्वाकांक्षा है तो करियर बना लेते हैं, करियर बना लेते तो रिश्ते छूट जाते हैं, फिर एक रिश्ता, फिर दूसरा रिश्ता, और रिश्ते निभाने के लिए जिस धैर्य की, जिस कंसिस्टेंसी की, जिस सेक्रीफाइस की जरूरत पड़ती है, वो उन्होंने नहीं देखा होता है, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उनके पैरों तले मखमली कारपेट बिछा रखा है। जैसा कि हमको बताया रजनी जी ने कि आप राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी के परिवार से ताल्लुक रखती हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके ब्लड में वो है, लेकिन क्या कभी कोई एक ऐसा कोई लेखक, साहित्यकार जिसकी लेखन शैली ने आपके लेखक स्वभाव पे बहुत ज्यादा प्रभाव डाला हो? जब मैं स्टूडेंट लाइफ में थी, तो मुझे जयशंकर प्रसाद का लेखन बहुत पसंद था जी। मैं उनके कविताओं को, हिमाद्री तुरुंग सिंह से बहुत सारी कविताओं को गुनगुनाती रहती थी। थोड़ी और बड़ी हुई तो महादेवी वर्मा के संस्मरण
अच्छे लगने लगे, गिल्लू वगैरह जानवरों पर जो संस्मरण। जी थोड़े और आगे बढ़े तो मुझे उषा प्रेमवदा का लेखन जो प्रवासी भारतीयों पर था, जी जहां पर रिश्ते के टूटने, बनने, बिखरने का दर्द था, वहां धीरे धीरे हम जब आगे बढ़ते गए तो मुझे स्त्री जीवन मेरा प्रिय होता गया, क्योंकि मैंने देखा कि मेरी पीढ़ी, मेरी माँ की पीढ़ी, मेरी नानी की पीढ़ी, दादी की पीढ़ी, कम से कम 100-150 वर्षों का स्त्री जीवन का जो इतिहास है वो गैर बराबरी का है, अन्याय का है। और वो एक व्यक्ति कहता है और एक व्यक्ति सुनता है। एक मेरी किताब है सुनो तो सही, जो लेखों की किताब है, आलेखों की किताब है, उसको सुना ही नहीं जाता, उसके सुनने को गैर जरूरी समझा जाता है। तो इस तरह की जो दर्द है, जो तकलीफ है, जो टीस है, वो न जाने कितनी महिलाओं की अनसुनी रह गई जी और वो गुहार लगाती रही, चिल्लाती रही, क्योंकि वो आर्थिक रूप से निर्भर थी। तो मैंने रियलाइज किया जब मैं बड़ी हो रही थी, बड़े होने के दौरान मेरी पहली प्रतिज्ञा थी उस छोटे कस्बे में कि जब तक मेरे पैरों तले की जमीन नहीं होगी मैं शादी नहीं करूंगी। मैंने पहली प्रतिज्ञा, मैंने आपको बताया कि मैं सेंसिटिव हूँ। जी मुझे ये बात बहुत चोट पहुंचाती थी कि शादी के बाद खिले हुए चेहरे लड़कियों के मुरझा क्यों जाते हैं। आज भी है ये। इवन युवा लड़कियों के जो तेजस्वी लड़कियां होती हैं, मेधावी लड़कियां होती हैं, युवा लड़की उनकी मेधावी होने को एक्नॉलेज नहीं किया जाता। जी ये तकलीफ आज भी है और पहले भी थी। ये गैर बराबरी पहले भी थी और आज भी है। आपको बताएं मैम, अभी भी ऐसे परिवार है जब हमारा मतलब हम ये कहेंगे कि एकदम क्रांति सी आ चुकी है हमारे विश्व में, लेकिन आज भी बहुत पढ़ी लिखी लड़कियां जो अपने पैरों पे खड़ी हैं, आज भी उनके घर में उनको इस दृष्टि से देखा जाता है कि तुम बाहर निकल रही हो, ये तुम्हारी चॉइस है, ठीक है, बाहर निकलने का मतलब घूमना ही है, घर आके तुम्हें वो सारे काम करने ही है। उनको पुरुषों जैसा आराम या उनके आने के बाद एक प्याला चाय उन्हें नहीं मिलती है। आज भी ये तकलीफ है जी, ये तकलीफ और ये लाखों करोड़ों महिलाओं की तकलीफ है जी। आप कब लाएंगे? हमारी पीढ़ी आ गई है, अब हमारी पीढ़ी के बाद और पीढ़ी आ रही है। हम अगर नहीं ला पा रहे, जो पढ़े लिखे तबके, जब मैं बड़ी हो रही थी तो मैं उम्मीद कर रही थी कि मेरे समकक्ष जो 50, 55, 60 साल की स्त्रियां हैं वो परिवर्तन लाएंगी। अगर वो नहीं ला रही हैं, सोचो उनकी लड़की है जी, तो लड़की के प्रति तो बराबरी चाहती है। हाँ, बहू आएगी तो उसमें फिर वही सुलूक करेंगे। हाँ, बिल्कुल। तो ये जब तक दोनों बराबर नहीं होंगे एक पटरी पर, बेटी को, बहू को बेटी मानना, जब तक ये बराबर नहीं होगा तब तक समानता को जीना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और समानता जिया जाता है। हम तो बराबरी भी नहीं मानते, हम कम से कम आपकी बिल्कुल बात की हमारे काम को एक्नॉलेज तो किया जाए कि अगर हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो हम आपकी जो प्रतिष्ठा है उसको ऊपर करने के लिए निकल रहे हैं। हम घर में अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिला के कुछ परिवार में आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं। अगर हम घर पे आए तो आप हमें, ठीक है, आप हमें चाय भी नहीं पिला सकती, तो ये पानी तो प्यार से दीजिए, पानी तो प्यार से दीजिए, या ये तो ना कहिए भाई तुम तो पूरे दिन बाहर रहती हो। जी, ये तो खैर हमारी जनरल बात हो, सामान्य बातचीत नहीं, लेकिन इसमें एक चीज और जोड़ दें, वो जो महिलाएं जो घर में है, एक सबसे बड़ा कंट्रास्ट क्या है, विसंगति क्या है? जो घर में कैद महिलाएं हैं या जो किसी वजह से स्वावलंबन की दुनिया में नहीं आ पाई, वही महिलाएं ज्यादा जिम्मेदार हैं दूसरी महिलाओं को ये कहने के लिए या तोहमत लगाने के लिए। ये समाज में ये बहुत खराब बात है कि आप अपनी ही कौम को आगे नहीं देख। बिल्कुल। और आपको बता दूं कि और आप खुद महिला हैं। हाँ जी, महिला होने के साथ ही आज भी घरों में देखा जाता है कि सास या माँ ये कभी ना कभी कटाक्ष करते या ताना देते हुए आपको मिल ही जाएंगी कि इनके लिए इनका काम महत्वपूर्ण है, ये अपने काम के लिए तो सुबह 4 बजे भी उठ सकती हैं, लेकिन घर का काम है तो अरे वो महिला है, औरत है, घर से बाहर निकलती है, उसको घर देखना है, बच्चा देखना है, रसोई देखनी है, नौकरी भी देखनी है, तो उसका काम पुरुषों से 4 गुना ज्यादा है। तो ये हमको ही समझना पड़ेगा। ये बहुत ऑब्जेक्शनेबल है, खासतौर पे हिंदुस्तानी अपने परिवारों में जी। और इसका मुझे एहसास बहुत अच्छे से है इस चीज का, और ये दर्द है, मेरे दर्द का हिस्सा है, तभी आपकी कलम इतनी प्रखर है। अच्छा, मैं जब काव्य की बात करें, एक साहित्य का एक पक्ष काव्य भी है, तो काव्य में आपके कौन से ऐसे कवि हैं जिनकी कविताओं ने आपके दिल को छू लिया? एक जमाने में सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताएं अच्छी बहुत अच्छी लगती थी। और जब आगे बढ़े तो केदारनाथ सिंह जो हमारे टीचर भी थे, उनकी कविताएं बहुत बहुत अच्छी लगी। कहीं एक कविता की लाइन है कि दुनिया को स्त्री के हाथ की तरह नरम और मुलायम होना
होना चाहिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये जो सचमय काव्य जिसे कहते हैं, जी वो काव्य वही होता है जो आपको छू जाए। तो इधर हम कविताएं पढ़ते हैं, जैसे नीलेश रघुवंशी की कुछ कविताएं अच्छी लगती हैं, कभी कभी अनामिका की कविताएं मुझे बहुत पसंद है। तो कुछ नाम है, कात्यायनी जी की कविताएं बहुत क्रांतिकारी तेवर लिए होती हैं। तो कुछ खास कवि मेरे विशिष्ट, उनको मैं पढ़ती हूँ कभी जी कभी, उनसे उत्प्रेरित भी होती हूँ, जी। अच्छा लगता है उनको पढ़ना। लेकिन मेरा रुझान तो गद्य साहित्य की तरफ है, गद्य साहित्य। क्योंकि यथार्थ बहुत मुझे खींचता है अपनी तरफ, और कल्पना की दुनिया थोड़ी सी वायवीय लगती है मुझे। जी तो जब मुझे ऐसा लगता है कि जब पहाड़ जैसी समस्याएं, असंख्य अनगिनत समस्याएं मेरे सामने खड़ी हैं, जिनको कितना भी लिख लो तो भी लगता है कम लिखा है। जी बेशक लेखक बहुत क्रांति करके बदलाव नहीं ला पाता, खुद के जीवन में भी नहीं ला पाता। जैसे चिराग तले अंधेरा जो कहावत है ना, वो सही है जी खुद के जीवन में, क्योंकि हम जीना चाहते हैं। सपोज हमारा जो मूल्य है, हम उसको जीना चाहते हैं, लेकिन हमारे परिवेश में जो सबकी जो मनो संरचना है, वो मनोसंरचना तो मेरी संरचना जैसी नहीं होगी। जी तो वो उनको वही जो पितृसत्तात्मक जिंदगियों के जो जीवन मूल्य है, वो उन्हीं से संचालित है। जी तो लेखक कई स्तरों पर संघर्ष भरा जीवन जीने के लिए अभिशप्त है। दुख उसकी ऐसी पोटली है जो उसको छोड़ के कभी नहीं जाता। कभी नहीं जाते, बिल्कुल सही। बहुत ही अच्छा लगा डॉक्टर रजनी, आप हमारे बीच में आई और आपने इतनी सारी बातें हमसे साझा की। हम ये आपसे अनुरोध करेंगे कि चलते चलते हमारे दर्शकों को, खासतौर से उन दर्शकों को जो कि साहित्य में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगी या कुछ गाइडेंस अगर देना चाहेंगे? हम तो ये कहेंगे कि लोगों से जुड़िए, लोगों के दिलों को टटोलिए, और जो आपके आसपास अनचाहा घट रहा है उसके खिलाफ कलम के जरिए आवाज उठाइए। यथास्थिति में मत, पिटे पिटाए को, लिखे लिखाए को मत लिखिए। कुछ नया और अनदेखे अनछुए पहलुओं पर लिखिए। दूसरी बात, जाते जाते मैं जरूर कहूंगी कि जो आपका ये चैरिटेबल हेल्प यू ट्रस्ट है, एजुकेशनल एंड चैरिटेबल हाँ, ट्रस्ट। इस जी ट्रस्ट के बारे में ये कहूंगी कि ये चूंकि बहुआयामी है, बहुत सारे विषयों को, बहुत सारे क्षेत्रों को, बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं, तो इस तरह और लोग भी इससे जुड़े, साथ लें, सहभागी बने, और एक जागरूकता का भी ये कार्यक्रम कर रहा है। जी जैसे एक महिलाओं को जोड़ के महिला सशक्तिकरण पे, महिला दिवस पे जो इनके कार्यक्रम होते हैं, तो एक पूरे शहर में जो एक माहौल जागरूकता का है, स्त्री चेतना का, स्त्री सशक्तिकरण का, बच्चों का, वृद्धों का, तो इसमें सब लोग जुड़े, बिल्कुल। और कम से कम एक जीवन को सार्थक दिशा की तरफ जो ये लोग चल रहे हैं, अगर हमारा 1% भी उसमें योगदान हो पाया, हम कभी जुड़ पाए, तो मुझे लगेगा कि मैंने आज का दिन अच्छा निकाला, आज मैंने अच्छा काम किया। तो ये जीवन सार्थक दिशा की तरफ, यथार्थ की तरफ चलने वाला आपका ट्रस्ट है जी और इसके माध्यम से अगर एक जागरूकता फैल रही है, लोगों को अच्छा लग रहा है, लोगों के बीच में चेतनता बढ़ रही है, मदद मिल रही है निर्बल को, असहाय को, वृद्धों को, बच्चों को, स्त्रियों को, तो ये अपने आप में बड़ी संकल्पना है। मैं इसके आगामी उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रजनी गुप्ता जी, आप हमारे बीच में आई और आपने इतनी अच्छी बातें हमारे दर्शकों से साझा की। आपने अपने व्यक्तिगत जीवन पे भी प्रकाश डाला और आपका व्यक्तिगत जीवन ही इतना प्रेरणादायी है कि इससे हम सब प्रेरणा लेकर कुछ कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि आप जो है कुछ ऐसे रॉकेट साइंस करें। अगर आपके अंदर कुछ, आपको विचारशील होना आवश्यक है, आपको संवेदनशील होना आवश्यक है, आप एक बहुत अच्छे साहित्यकार बन सकते हैं। ज़रूरत है बस कहीं, जैसे होता है ना, क्लिक होने की, बस आप कुछ। लेकिन एक बात मैं जरूर पूछना चाहूंगी आपसे, ये चलते चलते कि जैसे आप बैंक में थी, आपका पूरा दिन बैंक में चला गया, घर आने के बाद आप रूटीन काम से लगी रही, आप करती रही, ऐसे में आप कैसे समय निकाल पाई? हाँ, ये सवाल बहुत अच्छा सवाल मुझे इसलिए लगता है कि मैं इस सवाल का सामना पिछले 2 दशक से कर रही हूँ। सब लोग मुझसे पूछते हैं। सबसे पहले तो ये है कि नौकरी जीविकोपार्जन का जरिया है जी और बी टाइम हर स्त्री के लिए मैं पूरे ताकत से कहना चाहती हूँ, स्त्री को अपना मी टाइम जरूर निकालना चाहिए। जी सारे लोग सो जाएं 11 बजे से लेके 1 बजे तक, या सुबह 4 बजे से लेके 6 बजे तक, 2 घंटे भी अगर आप रोज अपने को नियमित रूप से रेगुलर दें, तब आप जो चाहें अपने सपनों को साकार कर सकती। जब बच्चे छोटे थे, जब चुनौतियों भरा समय था, जब व्यस्ततम समय था, तब मन्नू भंडारी ने मुझसे कहा था कि अगर तुम इस समय लेखन छोड़ दोगी तो जो इंटेंसिटी है, इमोशनल इंटेंसिटी,
या जो बाहर की दुनिया की उठापटक है, उथल पुथल है, अंतर्द्वंद है, बाहिर द्वंद है, उनको उकेलोगी कैसे? 60 साल तक इंतजार करोगी, वो चीजें ठंडी हो जाएंगी और आउट ऑफ डेट हो जाएगी, बासी हो जाएंगी, कूड़ा हो जाएंगे। तो ये चीज है कि स्त्री के जीवन में या पुरुषों के जीवन में, जिसके जीवन में भी बहुत सारे काम होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, संघर्ष होते हैं, जटिलताएं होती हैं, उसी में ही मी टाइम भी जरूरी है जी। और वो मी टाइम आपको इतना खुश रखता है, इतना प्रसन्न रखता है, इतना फुलफिल कर देता है कि उस 2 घंटे ही आपको बकाया जीवन चलाने के लिए जरूरी है। वो 2 घंटे में अगर आप अपना काम, अपना समय ले लेते हैं, तो वो कला से भरे, सृजन से भरे 2 घंटे आपके बकाया 22 घंटे को बहुत अच्छे से चलाएं। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रजनी जी, आप हमारे बीच में आई, हमारे दर्शकों से इतनी अच्छी बातें आपने साहित्य के विषय में साझा की। हम हेल्प यू परिवार की ओर से आपका आभार व्यक्त करते हैं। तो दर्शकों, ये था संवाद के अंतर्गत एम्पावर्ड जो वुमेन है उस पर हम फिर संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत ही किसी और एम्पावर्ड वुमेन को आपके समक्ष लेकर आएंगे हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के इस मंच के माध्यम से। तब तक के लिए दीजिए हमें विदा, नमस्कार।